दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो पिछली वीडियो में हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या के रूप में भी जाना जाता है या ऐतिहासिक भौतिकवाद के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सिद्धांत द्वंद्वात्मक सिद्धांत के पूरक के रूप में आया। द्वंद्वात्मक विचार मार्क्स ने हीगल से लिया है, जिसका द्वंद्वात्मक का पूरा सिद्धांत है वो एक बेस्ड है एक आधार पर वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो इसी से पूरा कंसेप्ट निकला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का। तो आगे बढ़ते हैं हम। इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध ही क्या समाज की प्रगति का रास्ता तय करते हैं। मार्क्स ने कहा है कि समस्त सृष्टि का मूल तत्व क्या है? पदार्थ है। पदार्थ को यहाँ मार्क्स ने आर्थिक संबंध से लगाया है कि जब आर्थिक में चेंजिंग होगी तो समाज में चेंजिंग आएगी। तो इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध क्या है? समाज की प्रगति का रास्ता तय करते हैं। जिस समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी वहाँ का समाज अच्छा होगा, खुशहाल होगा। मार्क्स ने कहा है संपूर्ण सृष्टि का मूल तत्व, जैसा कि हमने बताया, पदार्थ है। मार्क्स ने कहा है अर्थात अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली, आर्थिक संबंध। तो जहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी वहाँ का समाज भी अच्छा होगा। तो मार्क्स समाज के दो तत्व बताते हैं, एक आधार है, एक अधिरचना। आधार मीन्स उत्पादन प्रणाली। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, आधार क्या होगा? जैसे घर बनाते हैं, उसकी नींव डालते हैं तो वो आधार हो गया। उसके ऊपर हम मकान बनाते हैं तो वो अधिरचना होगी। हमारा जितना मजबूत नींव होगा तो मकान उतना ही मजबूत बनेगा। तो ऐसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल है अर्थव्यवस्था, आर्थिक संबंध। आधार में उत्पादन प्रणाली, हमारी उत्पादन प्रणाली जितनी अच्छी होगी, समाज का मतलब आर्थिक प्रणाली में जब परिवर्तन होगा तो अधिरचना में भी प्रभाव पड़ेगा। हमारी सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक, बौद्धिक, नैतिक सब में परिवर्तन होगा। तो हमारा इसमें परिवर्तन, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होगा तो अधिरचना में भी परिवर्तन होगा। उत्पादन प्रणाली अच्छी रहेगी तो हमारी सारी सुविधाएं भी अच्छी रहेंगी। तो इसमें जब प्रभाव पड़ेगा, इसमें परिवर्तन आएगा तो इसमें प्रभाव पड़ेगा सीधे तौर पर। मार्क्स ने कहा है उत्पादन प्रणाली तथा वितरण में परिवर्तन से क्या है? समाज में परिवर्तन आएगा। फिर वही मतलब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होगा, समाज में परिवर्तन आएगा, सीधा सीधा बात। आर्थिक तत्वों को आधार बनाकर मानव इतिहास की व्याख्या को इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कहा जाता है। अब यहाँ ऐतिहासिक भौतिकवाद की 6 अवस्थाएं हैं, यहीं से हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब 6 अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्था? पहली अवस्था आदिम अवस्था, आदिम साम्यवादी अवस्था। यहाँ क्या थी? आदिम साम्यवादी अवस्था में ये मानव समाज का पहला चरण है। यहाँ कोई शोषण नहीं था, ना ही कोई उत्पादनकारी गतिविधि थी। यहाँ सब लोग समान रूप से रहते थे, सामूहिक रूप में। लोग उस समय जंगल में रहते थे, जानवरों को मारकर, मछली मारकर और फल वगैरह खाते थे। तो वहाँ एक सामूहिक गतिविधि थी, लोग आपस में रहकर सबका समान अधिकार होता था। जो संपत्ति वगैरह रहती थी वहाँ सब लोग इकट्ठा करके आपस में ही बांट कर खाते थे। तो वहाँ कोई उत्पादनकारी गतिविधि नहीं थी। तो यहाँ पे क्या है? पत्थर के औजार बनाए जाते थे, तीर धनुष। ये लोग इसी से अपना भोजन इकट्ठा करते थे। तो यहाँ क्या था? पत्थर वगैरह था, तब कोई वो सब नहीं था, कोई औजार नहीं बना था। तो ये पत्थर के औजार और डंडा वंडा से तीर धनुष बनाते थे, उसी से अपना शिकार करते थे, जानवरों को मारकर या फल वगैरह सब, मछली। तो खाने का सामान इकट्ठा करते थे जिस पर सबका अधिकार होता था, मतलब सब लोग मिल बांट कर खाते थे। संपत्ति क्या थी? सामूहिक थी, सबका समान अधिकार रहता था। शोषण का अभाव था। जब वहाँ संपत्ति सामूहिक थी, कोई उत्पादनकारी गतिविधि थी ही नहीं, तो वहाँ शोषण का अभाव था, शोषण की अवस्था नहीं थी। वहाँ पे सब लोग अच्छे से रहते थे। दूसरी परिवर्तन होता गया, जैसे जैसे पदार्थ में परिवर्तन हुआ, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हुआ। अब यहाँ क्या हुआ? दास अवस्था में कृषि का ज्ञान हुआ, हल का आविष्कार हुआ।
अब कृषि का ज्ञान हुआ, धीरे धीरे कृषि होने लगी, तो लोगों ने भूमि पर आधिपत्य को, कुछ लोगों ने क्या किया, भूमि पर मालिकाना हक जमा लिया और उनके अधीन कुछ लोग काम करने लगे। तो जब ये लोग भूमि का अधिकार कर लिए लगे तो इनके अंडर में कुछ लोग काम करने लगे। तो जो काम करते थे वो क्या, दास कहलाते थे, और जो भूमि पर आधिपत्य कर लिए वो मालिक कहलाते थे। तो समाज यहाँ से दो वर्गों में बट गया। एक स्वामी हो गया जो भूमि पर आधिपत्य कर रहा है, मालिकाना हक जमा रहा, और एक दास हो गया जो इनके अंडर में, जो मालिक हैं भूमि के, उनके अंडर में जो काम कर रहा है वो दास हो गया। तो यहाँ से स्वामी और दास का वो निकला, दो वर्ग में बट गया। तो यहाँ से संघर्ष शुरू होता है। निजी संपत्ति के विचारों का उदय हुआ। जब कृषि का ज्ञान हुआ तो यहाँ निजी संपत्ति का विचार आया। कुछ लोग जमीन पर हथियार लिए कब्जा कर लिए और उनके अंडर में कुछ लोग काम करने लगे। तो यहाँ से दो वर्ग निकला, स्वामी दास। खेती, पशुपालन, दस्तकारी प्रारंभ हुई यहाँ से। अब तीसरी अवस्था में क्या है, यहाँ पे पत्थर के औजार, तीर, धनुष वगैरह, इसमें परिवर्तन हुआ तो समाज में परिवर्तन आया। फिर यहाँ पे हल का आविष्कार हुआ, कृषि का ज्ञान हुआ, तो फिर स्वामी और दास में बट गया दो वर्ग। तो लगातार संघर्ष जारी है। यहाँ पे सामंतीवादी युग आता है। सामंती युग क्या हुआ, यहाँ सामंत और किसान में संघर्ष होता है। कृषकों में, सामंत और कृषकों में संघर्ष प्रारंभ होता है। उत्पादन के साधन में उन्नति हुई। अब जब धीरे धीरे उत्पादन के साधन में उन्नति हुई, कृषि के ज्ञान के बाद लोहे के हल का आविष्कार हुआ। हल का लोहे का आविष्कार, हल के करघे, मतलब हल करघे का करघा बना, करघे का चलन हुआ। चक्की बनी, बैलों का जीव बना। मतलब इसके बाद यहाँ क्या हुआ, लोहे के हल और करघे बने, चक्की वगैरह का चलन हुआ। तो कृषि, दस्तकारी, बागवानी, कपड़ा बनाने के उद्योगों का भी विकास हुआ। यहाँ से फिर दास के साथ साथ, दास के स्थान पर क्या है, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक आ गए। अब ये दास क्या हो गए, यहाँ पे श्रमिक हो गए। दास के स्थान पर उद्योगों में काम करने के लिए श्रमिक हो गए। पहले ये क्या है, यहाँ खेतों में काम करते थे, अब यहाँ श्रमिक उद्योगों में काम कर रहे हैं। संपूर्ण कृषि है क्या, छोटे छोटे दस्तकारी और उत्पादन के साधन। जो संपूर्ण कृषि थी, छोटे मोटे जो दस्तकारी थे और उत्पादन के साधन थे, वो क्या है, उन पर कुछ लोगों का आधिपत्य हो गया। तो वो क्या कहलाए, जागीरदार कहलाए, वही सामंत कहलाए। क्यों, ये लोग क्या, संपूर्ण कृषि, छोटे मोटे दस्तकारी और उत्पादन के साधनों पर और कृषि पर आधिपत्य जमा लेते थे, उन्हीं को सामंत कहते हैं। अब सामंत क्या है, इनके अंडर में कृषक काम करते थे और ये सामंत कृषकों का शोषण करते थे। यहाँ से फिर कृषक और सामंत में संघर्ष होता है। पूंजीवादी युग आता है। फिर चौथा चरण, पहले में आदिवादी अवस्था, आदिम अवस्था आती है, दूसरी दास अवस्था, तीसरी सामंतवादी अवस्था, चौथी है पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग में क्या है, मशीन का आविष्कार हुआ। जब यहाँ उत्पादन हाथ की चक्की से होता था, तो सामंतवादी जब उत्पादन भाप की चक्की से होने लगा, मतलब मशीन का आविष्कार हुआ, तब पूंजीवादी युग जन्म लेता है। सामंती समाज जो है पूंजीवादी समाज में बदल जाता है जब मशीन का आविष्कार होता है। अब यहाँ से समाज दो वर्गों में बट गया, एक शोषक वर्ग है, एक शोषित वर्ग। शोषक पूंजीपति वर्ग हो गए और शोषित क्या हो गए, कृषक वर्ग हो गए। तो शोषक जो है कृषकों का शोषण करते थे, उद्योग के साधनों पर पूरा नियंत्रण कर लेते थे, तो इनको कुछ पेट पालने के लिए अपना काम करना पड़ता था, तो ये इनके अंदर में काम करते थे पूंजीपति के। और पूंजीपति क्या करते थे, इनको कम वेतन देते थे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाते थे, हर तरीके से शोषण करते थे इनका। उत्पादन के साथ नियंत्रण के साधनों पर नियंत्रण के साथ साथ पूंजी का केंद्रीकरण भी करते थे। यहीं से पूंजी का केंद्रीकरण होने लगा, तो दोनों में संघर्ष होने लगा। फिर संघर्ष के परिणाम स्वरूप सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र हुआ। अब ये सर्वहारा वर्ग क्या है, ये श्रमिक वर्ग हैं, जिन पर संपूर्ण श्रमिक आ जाते हैं, सब लोग आते जाते हैं इसमें, श्रमिक समाज।
तो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकता, ये पांचवा तंत्र है। पहले फिर शोषण के कारण, जब इनका पूंजीपति द्वारा खूब शोषण किया गया, एकदम अत्याचार से पीड़ित हो गए, तो इनमें क्या हुआ, वर्ग चेतना जागी कि अब ये हम शोषण नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, अब बहुत हो गया। तो संगठित होकर ये श्रमिक समाज क्या है, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ क्रांति कर देता है और पूंजीपति वर्ग को खत्म करने का काम करता है, पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर देता है। तो जब वर्ग चेतना का उदय होता है तो यही श्रमिक वर्ग जो है पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर देते हैं, इनको खत्म कर देते हैं, धराशायी कर देते हैं। तो श्रमिकों का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण हो जाता है। जब पूंजीपति वर्ग खत्म हो जाता है, सब सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र हो जाता है। मतलब पहले ये पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करते थे, अब इनको खत्म करके श्रमिक वर्ग, पहले ये पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करते थे, लेकिन जब इनका आधिपत्य हो जाता है सर्वहारा का श्रमिक वर्ग का उत्पादन के साधनों पर, तो ये क्या करते हैं, पूंजीपतियों का शोषण करने लगते हैं, पूंजीपतियों को जड़ से खत्म करने का काम करते हैं, उनको शोषण करते हैं। जैसा कि मार्क्स ने कहा है, लुटेरों को लूट लिया जाएगा, मतलब पूंजीपतियों को लूट लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूंजी का केंद्रीकरण किया था। पूंजी का केंद्रीकरण करने से क्या होगा, पूंजीपतियों की संख्या में कमी आएगी और जो शोषित वर्ग है, मतलब कृषक वर्ग, उनकी संख्या में वृद्धि होगी। तो इससे अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब होता जाएगा। मतलब पूंजीवादी जो वर्ग समाज है ये और अमीर हो जाएगा और श्रमिक वर्ग है जो वो और गरीब हो जाएगा। तो जब वर्ग चेतना का निर्माण होता है, उदय होता है श्रमिकों में, जब ये अत्याचार से बहुत ऊब जाते हैं, तो ये एक संगठित होकर सब श्रमिक इनके खिलाफ क्रांति कर देते हैं और क्रांति के माध्यम से जो उत्पादन का साधन है उस पर क्या है, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, जिसके माध्यम से ये पूंजीपतियों का शोषण करते हैं। और सत्ता का प्रयोग ये क्या, शोषण को समाप्त करने के लिए करते हैं, ना कि स्वयं के लाभ के लिए। तो सत्ता का प्रयोग शोषण को समाप्त करने के लिए करते हैं। जब शोषण समाप्त हो जाएगा, तेरे मेरे भावना समाप्त हो जाएगी, तो सामंतवादी युग आता है। जब शोषण खत्म हो गया तो 6 नंबर है साम्यवादी युग आता है नेक्स्ट। तो साम्यवादी युग में क्या होता है, सब श्रमिक बन जाते हैं। ये अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था में सब संघर्ष खत्म हो जाता है, शोषण खत्म हो जाता है, सब लोग श्रमिक हो जाते हैं, सब लोग एक समान रूप से हो जाते हैं। तो यहाँ वर्ग विहीन समाज की स्थापना होती है। सब वर्ग खत्म हो जाता है, शोषण खत्म हो जाता है, तो वर्ग विहीन, शोषण विहीन। जब शोषण खत्म हो गया, वर्ग खत्म हो गया, तो राज्य की आवश्यकता नहीं है, तो राज्यविहीन समाज की स्थापना होती है। तो इस प्रकार से पहले आदिम साम्यवादी अवस्था आई, सेकेंड दास अवस्था आई, थर्ड सामंतवादी अवस्था आई, फोर्थ पूंजीवादी युग आया, फिफ्थ सर्वहारा का अधिनायक तंत्र मतलब श्रमिक वर्ग आया, जिस पर 6 नंबर है साम्यवादी युग आया। तो इस प्रकार से हर युग में क्या है, वर्ग संघर्ष चलता रहता है। मार्क्स ने कहा है मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मतलब हर एक वर्ग में क्या है, वर्ग संघर्ष चलता रहता है। जैसे स्वामी दास में यहाँ सामंत और कृषकों में, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग में, इस तरीके से हर एक वर्ग में क्या संघर्ष चलता रहता है। हर एक अवस्था दूसरी अवस्था से बेहतर होती है। इसीलिए मार्क्स के सिद्धांत को प्रगतिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रगतिशील सिद्धांत भी कहा जाता है। आर्थिक प्रणाली क्या है, आर्थिक प्रणाली में परिवर्तन से इन सब पर प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, बौद्धिक, सब पर। इसमें परिवर्तन से समाज में परिवर्तन आएगा, आर्थिक प्रणाली में, तो समाज अच्छा होगा। तो आशा करते हैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।